गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम आज शुरू करते हैं 12th की फिजिक्स का अगला चैप्टर, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही सिंपल है। वैद्युत धारा लगभग ख़त्म हो चुकी है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताएंगे। चलो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है तथा वो घूमकर किसी निश्चित दिशा में ठहर जाती है, तो वह क्षेत्र कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैं लिख के बता देता हूँ, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक चुंबकीय सुई बल आघूर्ण का अनुभव करती है। अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय सुई बलागुण का अनुभव करेगी तो वह उत्तर दक्षिण न होकर किसी न किसी दिशा में घूम जाएगी। तो जहाँ तक वो सुई घूमेगी या बलागुण का अनुभव करेगी उतना क्षेत्र उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये एग्ज़ाम में दोनों ही तरीके से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं दोनों तरीके लिख दिए हैं, बायो सेवर्ट का नियम अथवा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, दो भौतिकवादी वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, तो इन्होंने अपने एक रूल दिए कुछ कि ये कोई चालक है, मान लो इसमें धारा बह रही है, मान लो इसमें आई धारा बह रही है, तो ये चालक जब इसमें धारा बहेगी तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। अब इन्होंने बताया कि मान लो यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ से ये मान लो R दूरी पर है और इस पर ये चुंबकीय क्षेत्र को हम हमेशा कैपिटल B से दर्शाते हैं। मान लो इस पर एक स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पर DB काम कर रहा है और ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो उन्होंने बायो और सेवर्ट ने क्या बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, P पर लगा जो चुंबकीय क्षेत्र DB बहुत स्मॉल क्वालिटी, बहुत DB इसलिए लिया कि चुंबकीय जो क्षेत्र लगता है हमारा बहुत स्मॉल होता है, बहुत हल्की क्वांटिटी में होता है। तो ये DB बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, पहला नियम, यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो DB हो गया I के समानुपाती। दूसरा रूल दिया है इन्होंने इसी में कि चालक की अल्पांश लंबाई, मान लो यहाँ से ये चालक की हमने लंबाई अल्पांश ले ली, पूरे चालक की लंबाई L हो तो हमने यहाँ DL ले ली। तो चालक की
अल्पांश लंबाई dl के भी समानुपाती होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB होगा ये चालक की अल्पांश लंबाई के भी समानुपाती होता है। अब ये जो चालक का इस बिंदु से कोण बन रहा है थीटा। अब इन्होंने तीसरी बात कही इस नियम में कि यह जो कोण बनता है, कोण की साइन या ज्या या साइन के समानुपाती होता है। अब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके कोण की साइन के भी समानुपाती होता है। ये बायोस और सेवर्ट ने बताया। उसके बाद उन्होंने अगला नियम दिया कि ये जहाँ से हम इसको नाप रहे हैं इसकी बीच की दूरी मान लो r है, तो ये बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु और चालक की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब dV 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम इन चारों को एक साथ मिला देते हैं। तो चारों को एक साथ मिलाने पर लिखेंगे, सभी को मिलाने पर तो dV बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, dV समानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा, क्योंकि ये ऊपर थे समानुपाती थे, अपॉन r²। ठीक है, ये चार कारक हमने मिला दिए। अब यहाँ से हम समानुपाती घटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जब समानुपाती का चिन्ह हटता है बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो dV बराबर हो जाएगा, यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आता है μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो ये हमारे बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। ठीक है। अब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक होता है वेबर। अच्छा, इसमें जो हमने μ0 लगाया, μ0 को बोलते हैं हम वैद्युतशीलता, चुंबकीयशीलता। ठीक है। अब चुंबकीयशीलता का एक मान भी होता है, तो μ0/4π इसका मान होता है हमारा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये μ0/4π का हमारा मान होता है। देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अच्छा, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वैद्युतशीलता क्या होती थी? एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, और चुंबकीयशीलता μ0 में संबंध। वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता में संबंध, कभी कभी इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये संबंध होता है हमारा C बराबर 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा वैद्युतशीलता
और चुंबकशीलता में संबंध होता है, जहाँ सी क्या है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध। अब देखेंगे किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। तो उसकी दिशा निकालने के लिए हमारे पास है दाएं हाथ का नियम। तो हमारी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी बना दिया है। तो इसमें चालक को इस तरह से रखेंगे कि जो हमारी धारा बह रही है आई की दिशा अंगूठे के समानांतर आए। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई अंगूठा और ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है। तो ये अंगूठा बताता है हमारा वैद्युत धारा की दिशा, और ये जो हथेली होती है, ये हथेली ये इस तरह से ऊपर की ओर, हथेली से ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ये होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये उंगलियों से सीधे इधर यहाँ करें और उसको जस्ट ऊपर कर दें, ये होती है हमारी बी की दिशा। तो हथेली से ऊपर, अगर से ऐसे समझ में ना आए तो उंगलियों से सीधे फिर ऐसे ऊपर करके, तो ये कहलाती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब हमें हथेली से लंबवत दिशा निकालनी है, हथेली से जस्ट लंब डाल देंगे ऊपर की ओर, वो हो जाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा। जैसे ये हथेली है और इस के ऊपर ये हमने ये पेन खड़ा कर दिया लंबवत, तो ये लंबवत जो पेन हो गया ये कहलाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये होता है हमारे दाएं हाथ का नियम। अब अगला टॉपिक है एक निश्चित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका फिगर समझ लो, बाकी तो सब समझ में आ ही जाएगा। मान लो ये हमारे पास कोई AB लंबाई का चालक है और जिसमें मान लो I धारा बह रही है। ठीक है, अब मान लो यहाँ कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है। अब P से इस चालक पर लंब डाल दिया, मान लो इसको Q दे दिया। अब इसको PB को यहाँ से मिला दिया और ये कोण मान लिया हमने φ1, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, इस पूरे ये P और Q के बीच की दूरी, यहाँ से इसको भी मिला दिया। P और Q के बीच की दूरी मान ली हमने A, P और Q के बीच की दूरी A मान ली। अब मान लो इस पूरे चालक की लंबाई L है, तो हमने इसकी छोटी सी लंबाई ली DL, मान लो यहाँ बीच में कहीं ले ली। ये थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। तो ये मान लो C और ये D, ये CD ले लिया हमने और इसकी बीच की लंबाई है DL, बहुत छोटी लंबाई ली हमने DL। अब D से P को मिलाया, अब मान लो D से P का ये कोण बन रहा है φ। ठीक है, अब C और D, अब C से P को मिलाया, अब ये लंबाई DL थी, ये बहुत छोटा कोण बनेगा, तो ये कोण मान लिया हमने D φ। अच्छा, D से P की लंबाई हमने मान ली R, D से P की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने R मान ली। अच्छा, ये कोण मान लिया हमने थीटा। अच्छा, D से और ये CP वाले पर लंब डाल दिया, यहाँ ये लंब डाल दिया, ये लंब हो गया, ये मान लो E पर काट रहा है। ठीक है,
ये फिगर समझ में आ गया, ये फिगर जो बना है। चलिए अब आगे चलते हैं कि अब बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो सेवर्ट के नियम से डीएल, बायो सेवर्ट में अल्प लंबाई ले देते हैं डीएल, डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ये वाला कोण लेते हैं हमेशा, ऊपर वाला बायो सेवर्ट में, साइन थीटा अपॉन बीच की दूरी हमने r ली थी तो r²। लेकिन ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे हम त्रिभुज CDE में, CDE ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये लंब डाला था, यहाँ एक ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा इसका, ये 90 अंश है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा से लगा हुआ आधार होता है। तो DE अपॉन CD, साइन थीटा बराबर DE अपॉन CD, DE अपॉन CD, या DE बराबर हो जाएगा CD साइन थीटा, और CD हमने कितना लिया है DL, तो ये हो जाएगा DL साइन थीटा। अब जी हमें DE की लंबाई पता चल गई, क्यों निकाली अभी बताएंगे। अब DE जो है वो बिंदु P पर, ये DE जो है ये बिंदु P पर D फाई कोण बना रहा है। DE बिंदु P पर D फाई कोण बना रहा है। देखो ये DE जो है यहाँ P पर ये D फाई कोण बन रहा है, ये D फाई कोण बना रहा है, ठीक है। तो D फाई बराबर क्या होगा, अगर रेडियन में लें, अब इसको रेडियन में लेंगे हम, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है हमारा DE, ये चाप हो गया, बटे त्रिज्या कितनी है R, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो D फाई बराबर होगा DE बटे R, चाप बटे त्रिज्या से। अब DE की वैल्यू, तो यहाँ से अब DE बराबर निकाल लो, DE बराबर हो जाएगा D फाई इंटू R, ठीक है। अब समीकरण, अब ये यहाँ से DE की जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको मान लो समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 2 से DE की वैल्यू, इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3 में रखने पर तो DL साइन थीटा बराबर हो जाएगा D फाई R, ठीक है। अच्छा, ये समीकरण हमने 4 मान लिया। अब चलेंगे आगे, अब चलते हैं त्रिभुज DPQ में। अब आ जाओ यहाँ त्रिभुज DPQ में, यहाँ लेंगे, ये थीटा हमारा ये है, ये लंब है, ये लंब डाला था हमने, बताया था। तो DPQ में अब यहाँ लेंगे कॉस फाई, कॉस फाई बराबर हो जाएगा A बटे R, ये R है ये A है, कॉस क्या होता है आधार बटे लंब, तो कॉस फाई
बराबर ए बटे आर, सॉरी आधार बटे कर्ण। अच्छा, आप कहें यहाँ साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइन पे हमें लंब लेना पड़ता और लंब की हमें दूरी पता नहीं है, इसलिए हमने कॉस लिया। तो आधार बटे कर्ण, आधार पता है कर्ण पता है, तो ए बटे आर। तो ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर हो गया ए बटे कॉस फाई। ठीक है, अब इसको समीकरण कौन सा 3 हो गए, समीकरण 4 हो गए, 5 मान लो। अब देखो, अब हमारे पास आर की वैल्यू है, डी एल साइन थीटा की वैल्यू है। तो हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 था ये बायो-सेवर्ट के नियम से, यहाँ डी एल साइन थीटा की वैल्यू समीकरण 4 से रखेंगे और आर की वैल्यू समीकरण 5 से यहाँ रखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉस फाई इंटू डी फाई अपॉन ए। 4 और 5 से आर और डी एल साइन थीटा के हमने मान रख दिए, तो ये हमारा समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी दूरी के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। अब ये हमने फाई 1 माना था ये वाला कोण, और ऊपर वाले पूरे कोण को मान लेते हैं हम फाई 2। अब पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो फाई 1 और फाई 2 को मिला के निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे संपूर्ण चालक पर चुंबकीय क्षेत्र। अब संपूर्ण चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे और फाई 1 से फाई 2 तक पूरा, अभी हमने बताया था फाई 1 से फाई 2 तक, तो b बराबर हो जाएगा समाकलन। अब चूंकि फाई 1 हमारा, एक सेकंड देखो, फाई 1 हमारा नीचे की तरफ है, मतलब आई से उल्टे की तरफ, आई हमारी ऊपर बह रही है, फाई 2 के लिए ऊपर जाएंगे, फाई 1 के लिए हम नीचे आएंगे। तो फाई 1 हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उल्टी दिशा में लगेगा आई से, तो फाई 1 नेगेटिव होगा। तो माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 तक लिमिट लगाएंगे और इसका समाकलन कर देंगे। म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेंगे और बाकी का समाकलन कर देंगे। तो ये हमारा समाकलन होके आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। तो ये फाइनल निकल के आ गया हमारा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का एक व्यंजक निकल के आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, अगर चित्र समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से हो सकता है। इसे देख लें। अब अगला टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली या वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लो ये कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है
और इसका केंद्र मान लिया ये हमने ओ है, तो इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब मान लो हमने इस जो कुंडली की लंबाई है इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया। मान लो ये भाग हमारा DL है और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो हमने R मान ली और इसमें I धारा बह रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस पे लंब डाल दिया, ये कोण मान लिया हमने थीटा। अब हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे, तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार DL लंबाई के कारण बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, DL अल्प लंबाई के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता था, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL। अब ये कौन थीटा है, थीटा साइन थीटा अपॉन बीच की दूरी R², ठीक है। ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम कहता था। अब चूंकि कुंडली के प्रत्येक बिंदु पर जो त्रिज्या हमारी टच करती है वो लंबवत होती है। ये वृत्त का नियम होता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर हम त्रिज्या को टच कराएं तो वो वहाँ लंबवत ही होगी। अतः यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ, क्योंकि हम केंद्र से और परिधि को मिलाने वाली रेखा जो त्रिज्या होती है वो हम हर जगह पर लंबवत होती है। थीटा 90 डिग्री हो गया, तो dV बराबर हो जाएगा हमारा म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL। अब साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो गया और साइन 90 कितना होता है 1, तो IDL अपॉन R², ठीक है। अब ये था हमारा छोटी दूरी के लिए। हम पूरी कुंडली के लिए निकालें तो पूरी कुंडली के लिए हमें पूरी DL लेनी पड़ेगी। तो केंद्र पर समस्त कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो समस्त के लिए हमें क्या है, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा dV बराबर B, सबको जोड़ दिया सिग्मा dV, तो टोटल निकल आया B हो गया। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब I अपॉन R² तो इतना ही रहेगा, लेकिन DL हमने अल्पांश लिया तो ये सिग्मा DL। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा DL, अगर DL को हम सभी को जोड़ें तो ये एक परिधि होती है जिसकी त्रिज्या R है, तो परिधि, तो सिग्मा DL कितनी होगी, परिधि के बराबर, ये हो गई 2 पाई R के बराबर, क्योंकि ये परिधि के बराबर है। तो सिग्मा DL की वैल्यू लगा देंगे, तो B बराबर आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू अब 2 पाई R और R²। तो R से R कट जाएगी, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा और पाई से पाई कट जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो ये आ गया हमारा किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लो ये सिंगल कुंडली थी, माना ये सिंगल कुंडली थी और कुंडली में बहुत सारे फेरे हों, माना कुंडली में n फेरे हैं। अब एक फेरे का ये हो गया n का, इसमें गुणा कर देंगे n फेरे हो तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट
आई इंटू एन अपॉन 2r। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला टॉपिक आता है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब आवेश गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश स्थिर रहता है तो वो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब आवेश गति में होता है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है और ये v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोई बिंदु P ले लिया जिस पर हमें इसकी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, अब ये v वेग से इधर गति कर रहा है और इधर हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया, तो ये बीच में मान लिया कोण बना रहा है थीटा, और ये P से आवेश की दूरी मान लो हमने r ले ली। अब मान लो डेल्टा टी, एक सूक्ष्म समय ले लिया, डेल्टा टी सूक्ष्म समय में आवेश डेल्टा एल दूरी तय करता है। मान लो छोटे से सूक्ष्म समय में डेल्टा टी में सूक्ष्म दूरी डेल्टा एल तय करता है, तो उसके समतुल्य जो धारा होगी आई बराबर क्या होती है, यू अपॉन डेल्टा टी। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, क्यू अपॉन डेल्टा टी होती है। अच्छा, आवेश द्वारा तय की गई दूरी तो डेल्टा एल होती है। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय या वेग गुणा डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से जो हमारी अल्पांश दूरी थी डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P पर, तो ये हो जाएगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर r स्क्वायर। अब हम यहाँ से आई और डेल्टा एल की वैल्यू समीकरण 1-2 से रख देंगे, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एल की वैल्यू V इंटू डेल्टा टी इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो ये हमारा B निकल के आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे किसी गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ गया किसी बिंदु पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किट लॉ। ये नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित
धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब इसको कैसे समझें? मान लो ये कोई धारा, ये कोई हमारा वायर है जिसमें होकर धारा बह रही है, मान लो इसमें होकर आई धारा बह रही है, और ये अपने आसपास इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये कोई बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। मान लो इसकी छोटी सी लंबाई dl है और इसके बीच की दूरी r है। तो ये नियम क्या कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का ये हो गया छोटी लंबाई dl के लिए, इसमें बहने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया हमारा एम्पियर परिपथ नियम। ठीक है, सिंपल है। अब अगला टॉपिक आता है कि टोरॉयड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं कि टोरॉयड क्या होता है। टोरॉयड एक इस तरह की एक गोल क्रोड होती है जिस पर ये इस तरह से तार लिपटे हुए होते हैं। ये होती है हमारी टोरॉयड। अब मान लो अब ये मैंने समझा दिया, अब इसको थोड़ा हट के बना देता हूँ मैं। ये मान लो ये इस तरह से ये टोरॉयड है और इसके अंदर धारा बह रही है इसके अंदर। अब यहाँ से इसकी त्रिज्या r मान ली हमने, और यहाँ कोई लंबाई है जिस छोटी लंबाई dl, इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब लगाते हैं हम। अभी हमने पढ़ा है एम्पियर परिपथ नियम। एम्पियर परिपथ नियम से चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉयड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समाकलन b इंटू dl, dl हमने कोई छोटी लंबाई ले ली इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, बराबर म्यू नॉट गुणा परिपथ में कुल धारा। अब कुल धारा कैसे निकालेंगे? अब इसमें बहुत सारी कुंडली होती हैं। मान लो कि इसमें फेरों की संख्या n है। फेरों की संख्या n ले ली। अब एक फेरे की जो लंबाई होती है वो 2 पाई r होती है। तो कुल लंबाई हो गई तार की हमारी 2 पाई r इंटू एन। तो कुल धारा हो गई। अब इन सभी में बहेगी धारा, तो कुल धारा हो गई हमारी 2 पाई r n इंटू आई, क्योंकि आई इन सभी में बह रही है। ठीक है, अब जब हम किसी वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र व dl समान दिशा में होते हैं हमेशा। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? तो अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूले में b dl। अब dl का वियोजित घटक निकालेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा dl cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos 0 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n इंटू आई। ये होगी कुल धारा। तो यहाँ क्या रह गया? b को बाहर ले लेंगे। dl cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हट जाएगा। तो बराबर हो जाएगा म्यू नॉट
2πrn इंटू आई। अच्छा, dl, अब सिग्मा dl करेंगे, सॉरी सिग्मा नहीं, dl का समाकलन लेंगे तो dl हमारी कितनी है, पूरी 2πr के बराबर होगी। dl हमारी छोटी लंबाई है, लेकिन पूरा हम समाकलन करेंगे तो dl पूरी हो जाएगी 2πr के बराबर। तो b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट 2πrn इंटू आई। अब ये dl अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि dl बराबर 2πr वृत्तीय पथ की लंबाई। अब ये 2πr से 2πr कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा हमारा म्यू नॉट n इंटू आई। तो ये आ गया हमारा टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। ठीक है। अब ये हमने माना था कि फेरों की संख्या n थी। अब मान लो वृत्तीय पथ पर हमारे जो टोटल फेरे हैं उनकी संख्या हम कैपिटल N मान लेते हैं। माना, वैसे यहीं तक आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे और कर देते हैं। वृत्तीय पथ n फेरे हैं, ये हमारे एक सिंगल पर फेरे थे। अब ये टोटल वृत्तीय पर फेरे कितने होंगे, n फेरे होंगे। अब n बराबर कितने हुए हैं, हमें पहले लिया था 2πrn, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n/2πr। अब इसको इस समीकरण में रख देंगे n बराबर, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2πr। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ देना चाहे यहाँ तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, सारे डेरिवेशन समाप्त हो जाते हैं।